एक ख्वाहिश लेके बैठी हुई थी कि ज़िंदगी में कभी ना कभी तो जाऊंगी, लेकिन वो आखिरी में ख्वाहिश भी ख़त्म हो गई थी। फिर वापस जाकर तो समझ लो नेपाल में कदम रखा तो मैं रोडनी शुरू हो गई। मैंने बोला ये एक ख्वाहिश ख़त्म हो गई थी, वो वापस मेरे अंदर जागा और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वापस मैं नेपाल जाऊंगी, अपने अपनों से मिलूंगी, कभी नहीं सोचा था ना। नेपाल आने के बाद थी रमैया थी, वो गई, यहाँ से निकल गई थी, वो आई, उसने भी कबूल किया। अगर भूल जाता मुझे, अगर माँ बाप है कैसे भूल सकते, मैं तो नहीं भूली हूँ, माँ बाप तो कभी नहीं भूलेंगे ना, मैंने नहीं भूला है एक औलाद होके ना। तो उन्होंने अपनाया मुझे, यानी कि बहुत अच्छा लगा इधर। और इससे बड़ी खुशी क्या है कि सबको याद है कि मैं हूँ। साथमा हुन्थे अनि त्यहाँबाट खेल्ने, माछा मार्ने खोलातिर खेल्ने, अनि सँगै खेल्ने, सँगै हुर्किएको जस्तो 12-13 वर्षको उमेरमा भान्जी भेटेको, त्यहाँबाट नभेटेको त्यहाँबाट विपत्त भएको भान्जी अहिले चाहिँ भेट भयो। अहिले के त्यो ठाउँ यो ठाउँ मात्रै भनेर पत्ता लगाइदियो, म मेरो छोरी जसरी भए नि खोज्छु भन्नुहुन्थ्यो। दिदीले त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, तर रोकुरै गर्नुहुन्थ्यो। दिदी धेरै रुनुहुन्थ्यो, भान्जीदेखि धेरै रुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई पुर्याइदियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो जानी साथीहरूले चाहिँ तर पुर्याइदिनु भएन कि। माँ चलो अल्लाह इसको जन्नत नसीब करे, कुछ कह नहीं सकती हूँ कि याद किया नहीं किया मुझे ये नहीं पता ना उसका। अगर याद उसने किया तो हमें छोड़ के जाना ही नहीं था। अगर वो नहीं जाती ना, हमारे सर पे रहती ना, हम नहीं जाते। पता है वो चली गई ना, हम कहीं की नहीं रहे फिर। तो मैं भी चली गई। मैं किस लिए गई हूँ, मेरे बाप का हालात देख के, क्योंकि हम लोग उस टाइम में ना ऐसे थे ना, समझ ले कि खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था। क्योंकि मेरी अम्मी और मेरे अब्बू कमाते थे, जब हम खाते थे वो जो चीज़, अगर एक चीज़ बेच के आते थे उनको 100-50 मिलता था। जब हम रोटी खाते थे बैठ के, एक दिन खाते थे 2 दिन भूखे बैठे होते थे। तो हमारी माँ हमें छोड़ के, तीनों बच्चों को छोड़ के चली गई थी। जब मैंने ये सोचा, मैं इतनी छोटी बच्ची होने के बावजूद भी मैंने ये सोचा, मैंने बोला कोई काम जाके सीखूंगी और मैं अपने अब्बू को और ये बहन भाई को कमा के मैं वहाँ से भेजूंगी इनके लिए पैसे, फिर ये ज़िंदगी सुकून से गुजारे। इस इरादे से मैं निकली थी, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था आगे हमारे लिए कुत्ते बैठे हुए। तो वो उनके हाथ लग गए हम लोग, फिर उन्होंने कहीं जाके हमें भेज के आगे बम्बई। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। फिल्मी पार्टी अनलाइन टेलिभिजन तपाईँले यतिखेर हेरिराख्नु भएको छ। म गोपाल विश्वकर्मा तपाईँको माझमा छु। क्यामेरामा मलाई साथी राख्नु भएको छ सागर ढुङ्गानाले। आज हामी पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेका छौँ। धेरैलाई थाहा छ, धेरैले हेरिराख्नु भएको छ पनि, धेरैलाई त्यो विषयमा थाहा पनि छ कि आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि हराएकी एक बालिका आज नेपाल फर्काउनु भएको छ। र आफ्नै काकाले नेपालबाट भारतमा भेजिदिएपछि 50 वर्ष नेपाली हुनबाट वञ्चित भएकी एक महिला अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न मिडिया हुँदै अहिले नेपाल भित्रिएकी छन्। उहाँको नाम फरिदा हो र नेपाली नाम राममाया। पक्कै पनि तपाईँलाई धेरैलाई एउटा इतिहास लाग्न सक्छ, एउटा चाहिँ कथा जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो सत्य हो। 2027 सालमा नेपाल छोडेकी महिला, नेपाल छोड्न बाध्य बनाएकी महिला अहिले विभिन्न व्यक्तिको सहारामा आफ्नो छुट्टै संसार पाकिस्तानमा हुँदाहुँदै नेपाल आएकी छन्। र नेपालमा आइसके पछाडि राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा उहाँको घर, र अहिले उहाँको बुवा पनि जीवितै हुनुहुन्छ। उहाँको मामा, उहाँको सारा आफन्तले उहाँलाई यतिखेर घेरिराख्नु भएको छ। सारा गाउँ नै हर्षित रहेको छ। 50 वर्षपछि नेपाल आइसके पछाडि यतिखेर चाहिँ गाउँ हर्षित हुने क्रममा सारा वडावासीले यतिखेर चाहिँ उहाँलाई भेट्न आउने, भनौँ उहाँलाई चाहिँ देख्न आउने व्यक्तिहरूको बढिराखेको छ। यतिखेर मसँग तीनै महिला फरिदा हुनुहुन्छ। राममाया 7 वर्षीय बालिका नेपाल छोड्दै गर्दाखेरि आज एक किसिमले बुढ्यौलीपन भइसकेको छ। उहाँ नेपाल आउँदाखेरि उहाँको पाकिस्तानमा
छुट्टै संसार छ। उहाँको 4वटा छोराछोरी, एकजना श्रीमान हुनुहुन्छ र एकजना उहाँको साथीको छोराको सहारामा नेपाल आउनुभएको हो। उहाँ पनि मसँगै हुनुहुन्छ र म यतिखेर चाहिँ उहाँ नेपाली बुझ्नुहुन्न, हिन्दी बुझ्नुहुन्छ। मलाई पनि हिन्दी एकदम राम्रोसँग चाहिँ आउँदैन। म हिन्दीमा थोरै उहाँसँग कुराकानी गर्छु। त्यसै गरी उहाँको मामा हुनुहुन्छ, मामासँग नि म कुराकानी गर्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ फरिदालाई म स्वागत गर्छु। आपको वेलकम। वेलकम टू। वेलकम। हमको हिंदी नहीं आता मगर थोड़ा थोड़ा बोलते वो आप समझ लो। समझ जाओ। कैसा लग रहा है नेपाल आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने साल के बाद अगर नेपाल एक ख्वाहिश लेके बैठी हुई थी कि ज़िंदगी में कभी ना कभी तो जाऊंगी, लेकिन वो आखिरी में ख्वाहिश भी ख़त्म हो गई थी। फिर वापस जागा तो समझ लो नेपाल में कदम रखा तो मैं रोड़ने शुरू हो गई। मैंने बोला ये एक ख्वाहिश ख़त्म हो गई थी, वो वापस मेरे अंदर जागा और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वापस मैं नेपाल जाऊंगी, अपने अपनों से मिलूंगी, कभी नहीं सोचा था ना। नेपाल आने के बाद सबसे बड़ा खुश कौन पल हुआ था? आप कौन आदमी से भेंटकर बहुत खुश हुआ? किसने ज़्यादा खुश हुए थे? वो बाबू से मिलके, और वो जो मेरे साथ थी मेरी फूफी की बेटी, ठीक। उससे मिलके। आप दोनों नेपाल छोड़ के? हाँ गए थे, उससे मिलके, और मेरे अब्बू से। आपको लगते थे आपका बाप जिंदा था? नहीं, यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन इसी ने कहा ना, बोला अब्बू तुम्हारा जिंदा है। मैं हैरान हो गई ना, सब लोग यही कहते थे कि नहीं तुम्हारे अब्बू अब मर गया होगा, वो नहीं हैगा। मैंने फिर भी कहा कि एक दफ़ा फिर भी जाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने ज़िंदा छोड़ के आई हूँ, क्या पता ज़िंदा हो, एक दफ़ा तो देखूँ ना। चलो ये ना भी हुआ ना, बहन भाई तो होंगे ना मेरे, उनसे मिल के आ जाऊंगी, लेकिन कोई ना कोई तो होंगे। जैसे मेरे मामू हैं, मेरे यानी कि ये सारे है ना, परिवार तो है ना मेरे, फूफियाँ हैं, खालाएँ हैं, कोई ना कोई तो निकलेगा ना मेरे ख़ानदान में से, कोई ना कोई तो मेरे नाम तो होगा ना कि हाँ इस ख़ानदान से हूँ। तो इस वजह से मैंने बोला मैं जाऊँगी। ये आया कामरान, तो इसने कहा कि चलो अगर जाना चाहती हो तो मैं लेके जाता हूँ, इसने इजाज़त ली। आप नेपाल आने का बाद आपका फैमिली, आपका बाप, आपका सारे आदमियों को नहीं बैठते थे तो क्या करते थे? नहीं बैठते थे मतलब नहीं आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते? हाँ, क्या करते? अगर मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते तो फिर मैं खामोशी से वापस चली जाती, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर आपको तो सारे लेकिन मैंने जितना सोचा था, लेकिन सब ने मुझे इतना प्यार दिया ना, यानी सबको पता था, याद था कि मैं थी, ये नहीं कि गई हुई थी, यहाँ से थी, सबको पता था। यानी जितने के यानी कि पुराने ज़माने के था, मेरे अब्बू उसने भी बोला हाँ मेरी बेटी थी, रमैया थी, वो गई यहाँ से निकल गई थी, वो आई, उसने भी कबूल किया। अगर भूल जाता मुझे, अगर माँ बाप कैसे भूल सकते, मैं तो नहीं भूली हूँ, माँ बाप तो कभी नहीं भूलेंगे ना, मैंने नहीं भूला है एक औलाद होके ना। तो उन्होंने अपनाया मुझे, यानी कि बहुत अच्छा लगा इधर। और इससे बड़ी खुशी क्या है कि सबको याद है कि मैं हूँ, एक ख़ानदान में हूँ, तो मुझे तो बहुत यानी कि खुशी महसूस हुई। अब दिल ही नहीं करते जाऊँ। और ये बंदा लेके चला जाएगा। आपका मामा जी साथ में है? ये मेरा मामा है। हम लोग बचपन में ये कन्फ्यूज हो रहा है, मुझे कब से देख रहा है, ये भांजी अचानक कहाँ से निकल आई। तो ये ना इसके साथ बैठ के मछलियाँ पकड़ती थी, ये अभी ये लगता है ये भूल गया। मैं नहीं भूली हूँ। मामा के पास हम नेपाली में बात करते थे। हाँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको नाम? चाहिँ मेरो चाहिँ बलराम। ए जस्तो भान्जी, तपाईँको भान्जी होइन, नेपाल आउनु भएको छ, 50 वर्षपछि आउनु भएको छ, तपाईँ सोच्नु भएको थियो आउनुहुन्छ उहाँ? मैले चाहिँ भान्जी हुनुहुन्न होला, यत्तिकै भेट हुँदैन होला भन्ने चाहिँ सोचाइहरू लागिरहेको थियो, सम्झिन्थेँ। कतै भेट हुन्छ कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो, भेट हुन्छ कि जस्तो, अब भेट पनि हुँदैन होला जस्तो पनि लागेको थियो। कतै केही भयो कि कन्ने लगेर बेच्यो, के भयो कसो भयो भान्जीलाई भन्ने लागिरहेको थियो। अनि 27-28 सालमा चाहिँ अब हराएको भान्जी के भेट्ला र, यतिखेर अहिले 78 साल भयो अहिले, के भेटेला र भन्ने चाहिँ आश मारेको भान्जी। अब भेट भयो, धेरै धेरै खुसियाली, धेरै धेरै चाहिँ
त्यो पल सम्झिनुहुन्छ तपाईँ जस्तो त्यो त्यो सानोको बेलामा होइन बचपनमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो तपाईँ अनि उहाँसँगको सम्बन्ध कस्तो थियो होइन के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नि खेल्ने माछा मार्ने भन्ने कुरा गर्नु सँगसँगै खेल्ने माछा मार्न जाने खेल्ने भान्जी हामी दाजुभाइ जान्थ्यौँ भान्जी साथमा हुन्थे अनि त्यहाँबाट खेल्ने माछा मार्ने खोलातिर खेल्ने अनि सँगै खेल्ने सँगै हुर्किएको जस्तो 12-13 वर्षको उमेरमा भान्जी भेटेको त्यहाँबाट नभेटेको त्यहाँबाट विपत्त भएको भान्जी अहिले चाहिँ भेट भयो अहिले चाहिँ कति 78 सालमा आज भेट भयो हुन चाहिँ एकदम धन्यवाद खुसियालीमा छु खुसी लागिरहेछ जस्तो माइजू हुनुहुन्छ नजिकै होइन भेट्न भनेर चाहिँ कहाँबाट आउनुभयो घर चाहिँ कहाँ अहिले मेरो मकवानपुर जिल्ला मनरी रमनटार भन्ने ठाउँ अनि म चाहिँ भेट्न भनेर चाहिँ मैले पनि अब युट्युबमा हेरेको अनि बिनाजु पनि देखेँ अनि भान्जी पनि देखेर अनि ल हाम्रो भान्जी चाहिँ आइपुग्यो बेला पारेर भेट्न जानु पऱ्यो भनेर चाहिँ म आएको अहिले भर्खर ल धन्यवाद जस्तो तपाईँलाई पहिलोचोटि भेट्दाखेरि उहाँले चिन्नुभयो चिन्नुभयो तपाईँले म मामा हो नभनिकनै चिन्नुभयो खोइ अब चिन्नु भएन होला भान्जीले त होइन म कान्छा मामा हो भनेर पनि पहिल्यैको जस्तो माइजू हुनुहुन्छ नजिक अलि अगाडि आइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले सुन्नुभएको थियो जस्तो मेरो तपाईँले त देख्नु भएन पहिला होइन जस्तो हाम्रो भान्जी छ भान्जी हराएको थिइन् रे भनेर उहाँले तपाईँको श्रीमानले कुरा गर्नुभएको थियो कुरा गर्नुहुन्थ्यो भान्जी यसरी हराउनु भएको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो दिदीले चाहिँ धेरै याद गर्नुहुन्थ्यो अनि यहीँ मेरो घर यहीँनिर थियो पहिला अनि बेचेर गयो माथि कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि गएर रुनुहुन्थ्यो मेरो छोरी यसरी हराएको छोरा पनि हुनुभएको थियो अरे कान्छा भान्जा अनि कान्छा भान्जा बित्नु भयो अरे कान्छा भान्जा बितेपछि अनि भान्जी पनि हराउनु भयो अरे दुबचोर गइराख्नुहुन्थ्यो मेरो छोरी भएको ठाउँमा त्यो ठाउँ यो ठाउँ मात्रै भनेर पत्ता लगाइदियो म मेरो छोरी जसरी भए नि खोज्छु भन्नुहुन्थ्यो दिदीले त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो तर रोकुरै गर्नुहुन्थ्यो दिदी धेरै रुनुहुन्थ्यो भान्जीदेखि धेरै रुनुहुन्थ्यो अनि मलाई पुऱ्याइदियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यो जाने साथीहरूले चाहिँ तर पुऱ्याइदिनु भएन कि पुऱ्याइदिनु भएन एकदमै याद गर्नुहुन्थ्यो एकदमै जतिखेर नि भान्जीकै याद गर्नुहुन्थ्यो कि मम्मीले धेरै याद गर्नुहुन्थ्यो तर धेरै बस्ने खाने धेरै माया गर्ने बुहारी पनि मलाई नै हो आमाजुले अनि मेरो छोरी भेट्न मात्रै पायो भने पनि मलाई एकदम खुसी हुन्थ्यो मेरो छोरी यहाँ छ भनेर मात्रै थाहा भयो भने पनि म जान्थेँ म जति खर्च लाग्यो नि म जान्थेँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर भान्जालाई नि कहिलेसम्म कुरा गर्नुहुन्थ्यो चाहिँ मर्नुभन्दा 3-4 दिन अगाडि मात्रै मेरो घरमै गएर बसेर आएर बिहान म उहाँबाट आउनुभयो यहाँ बेलुका घर आएर अनि काठमाडौँ जानुभएको हो नि त्यही 4 दिन 5 दिन 3 वर्ष लाग्यो दिदी बितेको माघमा बित्नु भएको हजुर 3 वर्ष अगाडि बित्नु भएको अनि त्यसरी बित्नुभयो बितेपछि त कुराकानी हरा दिदी बितेदेखि अहिले भर्खर म यहाँ घरमा धेरै खुसी लागेको छ दिदी बितेर धेरै नरमाइलो थियो यो घरमा आउनु मन लाग्ने थिएन भान्जा भान्जीले बोलाउनुहुन्थ्यो आउँदाखेरि पनि दिदीको धेरै याद आउँथ्यो आउनु मन लाग्ने थिएन अनि अहिले चाहिँ दिदी नभएको जस्तो भएन दिदी भएको जस्तो भयो दिदी बितेको जस्तो लागेन भान्जी आउँदाखेरि चाहिँ दिदी भएको जस्तै याद आयो अनि त्यो हेर्दाखेरि नाम दाइको नाम भन्नुभयो भान्जीले अनि दाइको नाम भनेपछि मोबाइल हेरिरहेको दाइको नाम भनेपछि अनि ठ्याक्कै उहाँले थाहा पाउनुभयो मेरो भान्जी जेठी भान्जी हो अनि लोतोर बजारमा गएर त्यो हजुरहरूले सोधिरहँदाखेरि बाबाको नाम भन्नुभयो अनि फलान ठाउँ बसेको भनेर त्यहाँ खोजी नीति भएपछि त्यहाँ बाढी लागेर तलतिर गएर बस्नुभयो तलबाट फेरि बाढी लागेर फेरि यता आउनु भएको अनि थाहा भयो हेर्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै दाइको पनि फोटो एकै ठाउँमा देखेपछि अनि हो भनेर अनि नम्बर रहेछ क्या छोराले देखाएको छोराले नम्बर छ मम्मी नम्बरमा फोन गर्नु भनेर अनि हजुरहरूलाई फोन गर्दाखेरि अनि हजुरहरूले हो हामीले बुझाइसक्यौँ भनेर भन्नुभयो कि त्यो बुझाइसक्यो भने त हामीले फोटो हेरेका थिएनौँ अनि त्यो हेरेपछि जाउँ आबा एकछिन गएर भेटेर आउने हामीलाई धेरै खुसी भएको छ भनेर मैले कसैलाई नभनिकन थाहा पाउने बित्तिकै हिँडिहालेँ म आपका माइजू त रोगे
खुशी के आंसू है ना। आपका जो माँ थे 2 साल हुआ है गुजर गई, गुजर जाने के 2-3 दिन आगे से आपको बहुत मिस कर रहे थे। वो बोल रहे थे हमारा बेटी था, वो जहाँ है हम जाएंगे लेने के लिए, जितना खर्च लग रहा है वो बोल रहे थे। माँ चलो अल्लाह इसको जन्नत नसीब करे, कुछ कह नहीं सकती हूँ कि याद किया नहीं किया मुझे ये नहीं पता ना उसका। अगर याद उसने किया तो हमें छोड़ के जाना ही नहीं था। अगर वो नहीं जाती ना, हमारे सर पे रहती ना, हम नहीं जाते। पता है वो चली गई ना, हम कहीं की नहीं रहे फिर। तो मैं भी चली गई। मैं किस लिए गई हूँ? मेरे बाप का हालात देख के, क्योंकि हम लोग उस टाइम में ना ऐसे थे ना, समझ ले कि खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था। क्योंकि मेरी अम्मी और मेरे अब्बू कमाते थे, जब हम खाते थे वो जो चीज़, अगर एक चीज़ बेच के आते थे उनको 100-50 मिलता था। जब हम रोटी खाते थे बैठ के, एक दिन खाते थे 2 दिन भूखे बैठे होते थे। तो हमारी माँ हमें छोड़ के, तीनों बच्चों को छोड़ के चली गई थी। जब मैंने ये सोचा, मैं इतनी छोटी बच्ची होने के बावजूद भी मैंने ये सोचा, मैंने बोला कोई काम जाके सीखूंगी और मैं अपने अब्बू को और ये बहन भाई को कमा के मैं वहाँ से भेजूंगी इनके लिए पैसे, फिर ये ज़िंदगी सुकून से गुजारे। इस इरादे से मैं निकली थी। लेकिन हम लोगों को पता नहीं था आगे हमारे लिए कुत्ते बैठे हुए। तो वो उनके हाथ लग गए हम लोग, फिर उन्होंने कहीं जाके हमें भेज के आगे बम्बई। इस वजह से माँ की, बस माँ देखो, माँ होती है, जितनी भी बुरी है ना, माँ होती है। मैं नहीं कहती हूँ वो मर गई है, अभी उससे कोई गिला शिकवा भी नहीं है, मैं नहीं करती हूँ। लेकिन इतना कहती हूँ, अगर वो छोड़ के, मैं बोलती हूँ कोई माँ है ना अपने बच्चों को छोड़ के ना जाए। माँ जब छोड़ के जाती है ना, बच्चे फिर कहीं का नहीं होते। बेचारा बाप हमें संभाले, हम भी छोटे छोटे थे, हमें संभालता या काम पे जाता। वो घर हमारा पक्का था, वो सैलाब आया था, घर सब गिर गया था। बाप ने एक पत्ते का झोंपड़ी बनाया, पत्ते का झोंपड़ी हमारे लिए, उसमें हमें बिठाया। एक चिड़िया का जैसा घोंसला बनाया, उसके अंदर बिठाया हमें। इस दौरान हमारी माँ हमें तीनों बच्चों को इस हालत में छोड़ के चली गई। मैंने उसको याद नहीं किया अभी इतने साल में मैंने अपने बहन को और भाई को और अपने बाप को याद किया। क्योंकि वो जिस तरह से हमें छोड़ के गई ना, उसे याद नहीं किया मैंने बोला पता नहीं आई होगी या नहीं आई होगी, मुझे नहीं पता था कि वापस आई भी है। अब मुझे नहीं, बाप को बहुत मिस किया। बाप को बहुत मिस किया। मैंने बोला जिस हालत में मैंने बाप को छोड़ के गई थी ना, बाकी कोई भी नहीं छोड़ के जाए। मैं बोला ये मेरे बहन भाई है ना, और कुछ नहीं है, गुर्बत से और भूख से मर जाएंगे। मेरे पास अभी मैं इतना नहीं कर सकती थी कि इनके लिए इतना भेज सकूं ताकि इनकी ज़िंदगी आसानी से कटे। इस वजह से मुझे तकलीफ़ होती थी कि मैं किसी भी सूरत में, मैंने बोला लेके जाओ मुझे, मैं कुछ भी करके मैं अपने बहन भाई को और मैं अपने बाप को संभालूं। सिर्फ इस वजह से, उम्मीद से मैं जी रही थी कि मैं इनके पास आऊं। जो आपका सपने था, आप हमारा फैमिली खुश रहूँगा, हाँ, मेहनत करूँगा, वो सपने पूरा नहीं हुआ। उस सपना है ना मेरा अधूरा रह गया। मैंने अपने माँ बाप को, या माँ तो थी नहीं, बाप को और मेरे बहन भाई को, इनका ख्याल नहीं रख सकी, मैं संभाल नहीं सकी। बस पालने वाला रब की ज़ात है, अल्लाह पालता है हर किसी को। लेकिन मेरा जो सोच और सपने मेरे थे ना, ये था कि मैं ऐसे सिलाई कढ़ाई कुछ भी सीख के मैं पैसे कमा के मैं अपने बाप को और बहन भाई को भेजूं, ताकि इनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। लेकिन मैं नहीं कर सकी ये। सारे लोग ने आपको देख रहा था, क्या बोलना चाहता हो आप? बस मैं सबको यही गुजारिश करती हूँ कि देखो, ज़िंदगी में कुछ भी हो, किसी के ऊपर भरोसा मत करो, अपने औलाद को बीच में मत छोड़ो। जिससे भी बुरी माँ होती है, माँ के अलावा अपने औलाद को कोई नहीं संभाल सकता है। औलाद माँ के बगैर कुछ नहीं है। बाप चलो कुछ कितना भी अच्छा हो रखे, कैसा भी करे, बाप जितना माँ कर सकती है ना, वो नहीं कर सकते। तो इस वजह से सबको यही गुजारिश करती हूँ, किसी भी एक तो भरोसा ना करो, बेटी अपनी किसी के साथ नहीं छोड़ो,
और अपने बच्चों का ख्याल करो हमेशा। और सबको मैं यही कहती हूँ, आप लोगों को भी शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे अपने माँ बाप से मिलाया। आप लोगों का भी बहुत आते, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं तो यही कहती हूँ। लेकिन ये भी कह रही हूँ कि पाकिस्तान फिर भी पाकिस्तान है। मुझे यानी कि खुश रखने का लोग रखते हैं, वो भी पाकिस्तान, और यहाँ पहुँचाया वो भी पाकिस्तानी। क्योंकि मुझे यहाँ से लेके जाने वाला, ज़िंदगी मेरी तबाह करने वाला नेपाली। इस वजह से ना नेपाल से ना मेरा दिल उठ गया। यही बात है। ठीक, आपको बहुत धन्यवाद।